14 अक्टूबर 1956 बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने धम्म क्रांति की। धम्म क्रांति की इसका मतलब ये हुआ कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी। ये जो दीक्षा लेने और देने का कार्यक्रम जो है, ये केवल नैतिक शिक्षा की ओर लोगों को ले जाने का काम नहीं था। नैतिक शिक्षा की ओर तो लोगों को जाना ही था। बाबा साहेब का वो एक बड़ा उद्देश्य था कि हमारा पूरा भारतीय समाज नैतिक जीवन बिताने के लिए तैयार रहे और नैतिक जीवन बिताने का मार्गदर्शन उसे मिले, और ये बुद्ध की शिक्षाओं के सिवाय कहीं और नजर नहीं आता। क्योंकि जहाँ अलौकिक और पारलौकिक जीवन की बातें होती हैं, लेकिन यहाँ की, इस वक्त की, इस जीवन की बातें तथागत बुद्ध सिखाते हैं। लेकिन बाबा साहेब के जीवन का आंदोलन केवल धम्म क्रांति से जुड़ता है, ऐसा भी नहीं है। बाबा साहेब के इस धम्म क्रांति के अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग खंड है, जिसमें समाज है, जिसमें कर्मचारी है, जिसमें राजनीति है, जिसमें अर्थकारण आता है, जिसमें संस्कृति आती है, और ऐसे अलग अलग खंडों में जहाँ जहाँ भी ये काम होता है और जहाँ जहाँ बाबा साहेब की इस काम का प्रतिबिंब मिलता है, उसी प्रतिबिंब से इस वक्त आपको जोड़ रहे हैं। ये देखिएगा, इस समय हमारे कैमरामैन धम्मपाल जी आपको ये दिखा रहे हैं। धम्मपाल जी ये दिखाइएगा, ये है कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघ का कार्यालय। देखिए, इसमें ऊपर लिखा है शिका संगठित व संघर्ष करा। दरअसल बाबा साहेब के जीवन आंदोलन का ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण रहा है और बड़ा महत्वपूर्ण आह्वान रहा है कि पढ़ो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और इसे अपना ब्रीद बनाकर कास्ट्राइब महासंघ इस समय काम करना है। तो ये जो कर्मचारियों का महासंघ है, इसके कर्मचारी और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा इंगले साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं, इस समय ऑफिस में है, और ऑफिस में आज उन्हीं से बातचीत करेंगे कि धम्म क्रांति का ये प्रभाव कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघ पर कैसे आता है। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहले तो आपके प्रति बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने हमसे बातचीत करने के लिए वक्त निकाला, क्योंकि आपका ये वक्त जो होता है, ये कर्मचारियों की समस्याओं से जुड़कर उनसे बातचीत करने का वक्त होता है। तो आपने ये बातचीत के लिए वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। हम बात यहाँ से शुरू करना चाहेंगे आपसे कि कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघ, इसकी स्थापना आपने कब की और इसके पीछे खास उद्देश्य क्या रहा? देखो, आप यहाँ तक आए, मैं आपसे बहुत बहुत खुश हूँ। हमारी स्थापना, वैसा मैं 50 साल पूरे हो गए मेरे यूनियन बाजी में। अच्छा। 21 जून 1972 में मैं यूनियन में आया, जब मैं केवल 25 साल का था। 50 साल मुझे हो गए। मतलब आज पूरा जीवन आपने इस आंदोलन को दे दिया है। पूरा जीवन जी। मेरा फैमिली ये वो इस पे ध्यान नहीं है। उसका कारण यह है कि जब मैं नौकरी को लगा तब करने का एक संप हुआ, उस पे सारे लोग स्ट्राइक पर थे 100%। वसंतराव नाइक सीएम मुख्यमंत्री थे उस वक्त। क्या हुआ कि लोग जेलों में गए। जेल में जाने के बाद में उन्होंने क्या किया, राज्य कर्मचारी संगठन में अपने लोगों को जेल से छुड़ाया, हमारे लोगों को नहीं। इसलिए हम पे वो बहुत बुरा असर हुआ और उस वजह से मैं यूनियन बाजी में आया। उस वक्त शंकरराव सुरड़कर थे और उनके मार्गदर्शन, उन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन मार्गदर्शन से फिर मुझे उन्होंने 12-13 फरवरी 1938 में मनमाड़ में जो बाबा साहब ने भाषण दिया, उसकी याद दिलाई और वो मुझे पढ़ने लगाया और उस पे बोला, इस पे तुम गौर करो और इस वजह से अपन ये करो। मतलब जिसमें बाबा साहेब ये कहते हैं कि भाई कर्मचारियों का एक अपना ट्रेड यूनियन होना चाहिए। हाँ, वो बाबा साहब ने बोला था कि अपना खुद के पैरों पे खड़े रहो। तो उस वक्त इन्होंने ये भी बोला, तुम कितने हैं इससे कोई मतलब नहीं है, कैसे हो ये मतलब कितने संगठित हो। हाँ जी। तो उससे, उस वजह से मैं इस आंदोलन में आया।
एक बात इंग्लिश साहब ये तो बताइए कि आपके इस काम के पीछे ये जो 14 अक्टूबर की धम्म क्रांति है, ये धम्म क्रांति आपको कितना प्रेरित करती है? वही 100% प्रेरित करती है, क्योंकि 1956 के बाद में जी मैं जब इसमें रहा तब बाबा साहब के घर वालों का आदरणीय मीराताई अम्बेडकर, आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर, ये सब फैमिली में मैं जाने लगा। 1976 से लेके जी 1982 तक मैं बाबा साहब अम्बेडकर के घर में ही रुकता था। खाली रुकता नहीं था, तो मैं इतना भाग्यवान हूँ कि बाबा साहब के पलंग पे मैं सोता था, और बाबा साहब जहाँ नहाते थे वो भी मैंने देखा। और बाबा साहब की 10 बाय 12 की रूम थी, उस 10 बाय 12 के रूम में 24 ट्यूबलाइट थे। बाबा साहब जिस वक्त भी टर्न होते थे उस वक्त वो पढ़ते थे। आपको ताजुब होगा कि बाबा साहब केवल 2 घंटे सोते थे, 4 बजे सोते थे और 6 बजे उठते थे। ये सब मैंने खुद ने सभी अच्छा, लेकिन अगर हम आपकी उन स्मृतियों को व्यवस्थित रखकर भी इस बात को जानना चाहें कि कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघ जो है, ये महासंघ किस तरह से काम करता है, तो आप क्या बताएंगे? हमने ये देखा कि अन्याय जो है हमारा जी, जो इतना दूर था, इतना ये था कि हमारे सारे इंक्रीमेंट हमको जल्दी मिलते नहीं थे। हमारे ट्रांसफर हमारा मैंने ये देखा कि मागास वर्गीय रहा तो उसको गांव के बाहर भेजो, दूर रास्ते में नहीं होना चाहिए। और उससे सबसे ज्यादा शिक्षिका और नर्सेस, इन पे ज्यादा अत्याचार होता था। तो कास्ट्राइब महासंघ के काम से इस पर कितना प्रभाव पड़ा? 1971 में जी एक सिरसठ नाम का आदमी था जी, वो शिक्षक था। उसको ऐसे गांव में दिए थे कि जहां एक भी घर मागास वर्गीयों का नहीं था। वो दिन में बैलों के कोठे में रहता था और रात में उसको कोठे के बाहर रहना पड़ता था। बारिश रहो कुछ भी रहो। वहां का सरपंच जो था वो सरपंच जिला परिषद का मेंबर भी था, इसलिए उसको बहुत तकलीफ थी। उस पे इतना अन्याय हुआ कि वो उस अन्याय से बैड हो गए, पागल हो गए। वो पागलपन में उसने इंदिरा गांधी को इस्तीफा भेजा और वो इस्तीफा मंजूर होके जिला परिषद बुल्डाना में आया। मैं एक मोहतला में बैठा था, लोगों ने पूछा अरे कितना अच्छा मास्टर था, बोले ये कितना अच्छा पढ़ा था। हाँ। इसका 100% रिजल्ट है, लेकिन कैसा होगा यार ये? तो मैंने ऐसे यूं ही पूछा भाई ऐसा क्यों? नहीं, बोले आप सीआईडी वाले हो क्या? नहीं, मैं सीआईडी वाला नहीं हूँ, मैं तो नौकरी वाला हूँ। तो मैंने वो मास्टर का सब देखा, तो देखने के बाद में जहाँ जाना था वहाँ नहीं गया मैं सीधा जिला परिषद में गया। वो जिला परिषद में जाने के बाद में सीईओ केसी श्रीवास्तव थे, उनको मिला, सिविल सर्जन को बुलाया, इसको बोले सर्टिफिकेट दो, बोले आप कि ऐसा है। उसने उसको कोई एक गांव में रखा, तो वो मैरिड हो गया था, तो वो नहीं रहता था, पूरे पंचायत समिति में घूमता था। फिर एक दिन वो पूरा ये निकल गया। फिर मैंने सीईओ को बताया ये इसको ये ऐसा रहेगा तो कैसा होगा। उसके जगह उसके औरत को सर्विस दी और उसकी पेंशन भी करवाई। तो ये काम कास्ट्राइब के माताहत हुआ। हाँ, मैं एक बात हम लोग कृष्णा इंग्लिश साहब से बातचीत कर रहे थे, लेकिन देखिए यहाँ पर ये वो कर्मचारी जो पूरे प्रदेश में काम करते हैं, और अभी तो मैं नहीं जानता कि ये संगठन प्रदेश के बाहर भी काम करता है या नहीं। यही इस बात का खुलासा भी होगा, उनसे पूछेंगे भी। हम थोड़ा सा इनके पास जाएंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जालिंदर गजवारे। जालिंदर जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं नागपुर रविनगर में रहता हूँ। और ये कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघ में आपका क्या कैसा योगदान आता है? कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष आदरणीय कृष्णा इंग्ले साहब के नेतृत्व में हम काम करने वाले पदाधिकारी। क्या आप ऐसी कोई बात बता पाएंगे कि जिस बात को आपने बिल्कुल जहन में रखा कि आपके संगठन ने ये बहुत अच्छा काम किया? जो भी
मागासवर्गीय कर्मचारी के ऊपर अन्याय होता है, हाँ हाँ। वो अन्याय के ऊपर न्याय देने वाले हमारे इंग्लिश साहब है, वो एनी टाइम वहाँ पहुँचते और हमको न्याय दिलाते। अच्छा, आप कहाँ से साहब? मैं नागपुर महानगर पालिका में सहायक शिक्षक हूँ। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सुभाष गायकवाड़। डॉक्टर साहब, एक बात तो बताइएगा कि कास्ट्राइब के काम का कैसा प्रभाव देखते हैं आप, जिसके कारण कास्ट्राइब पिछले 50 सालों से इतनी मजबूती के साथ खड़ा है? इसकी क्या ताकत है? महाराष्ट्र में ये पहला कर्मचारी संगठन है जी, कि जिन्होंने माननीय कृष्णा इंगळे के नेतृत्व में, जी, ऐसा कोई संगठन नहीं है कि एखादी कर्मचारी अगर निलंबित हुआ, वो कर्मचारी 24 घंटे के अंदर काम पे वापस दिलाया। ये ताकत सिर्फ माननीय कृष्णा इंगळे ने हमारे नागपुर महानगर पालिका में करके बताई। साहब, आपका परिचय कैसे? मी नरेंद्र धनविजय, सरचिटणीस कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघ, जिला परिषद। मतलब आप महाराष्ट्र के सरचिटनीस है? सर, हाँ। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी, जी, धम्म दीक्षा का जो मीनिंग था कि जो पिछले जात है, जमात है, जो पिछले लोग हैं, उनके ऊपर जो पहले अन्याय होता था, वो बुद्ध धम्म देने के बाद में जो अन्याय हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारा जो संगठन है, हम कृष्णा इंगळे साहब से कंधे को कंधा मिला के हम काम करने की कोशिश करते हैं। और हमारा पूरा संगठन नॉट ओनली महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया में हमारा पहला यह संगठन है कि हम इस साल जो हमारा 4 अक्टूबर को जो हमारा वर्धा मतलब वार्षिक अधिवेशन है, वो 50वां हमारा वार्षिक अधिवेशन है। और ये 50वां अधिवेशन मतलब करने वाली संगठन मागासवर्गीय पूरे भारत में एकमात्र हमारा संगठन है, जो 50 साल की वार्षिक सम्मेलन के लिए हम अभी आयोजन हमारा चालू है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो संगठन है, अभी हमारे मेन जो संगठन है कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघ, उससे संलग्नित और 32 संगठन है। और ऐसा एक भी जो विभाग नहीं है कि जहाँ हमारा संगठन नहीं है। और इंगळे साहब का नेतृत्व ऐसा है कि वो डायरेक्टली सेक्रेटरी से बात करेंगे, सीओ से बात करेंगे, कलेक्टर से बात करेंगे। उससे एक फायदा होता है कि जो कर्मचारी के ऊपर जो अन्याय होता है, साहब जब बात करते हैं तो उसका ग्रेनेड में पता चलता है और उधर से भी वैसा रिस्पॉन्स मिलता है। तो कर्मचारी के ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमारा जिला परिषद का एग्जाम्पल था, एक कर्मचारी को डायरेक्ट विदाउट एनी नोटिस शोकाज डायरेक्ट टर्मिनेट कर दिए थे। साहब को जब पता चला तो उन्होंने डायरेक्ट कमिश्नर से बात की और उसको दूसरे दिन सर्विस पे लिया गया। तो ये बात हमने भी देखे हैं, अभी काफी साल से हम संगठन से जुड़े हैं। ऐसा काम करने वाले कृष्णा इंगळे हमको एक मागास वर्ग के लिए जो हम बोलेंगे एक मसीहा के तरह वो संगठन में काम कर रहे हैं। अभी उनकी उम्र 75 में अभी चल रहे हो और इसके बावजूद वो संगठन में हर दिन आके 507 यहाँ काम करते हैं, पूरे महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं। और ये नेतृत्व के इसमें मागास वर्गीय को अभी तक बहुत सारा न्याय मिला है। सर, अभी बताने के लिए गए तो बहुत अधूरा गिरा है। जी, ये देखिएगा कि कर्मचारियों की जो समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं बहुत बड़ी तो नहीं होती, लेकिन वो जहां से होती है वो समस्याएं अपने आप में बड़ी होती है। उनके पास एक बात तो होती है कि उन्हें प्रमोशन होते हैं, दूसरी बात होती है कि वो आरक्षित पदों पर आते हैं और वहाँ से प्रमोशन होने चाहिए होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जातीय भेदभाव का शिकार हो जाते हैं और इसके कारण कई बार निलंबन होते हैं, कई बार उन्हें सिर्फ टर्मिनेट भी नहीं किया जाता, उनको कभी सस्पेंड भी कर दिया जाता। लेकिन कर्मचारियों का ये ऑर्गेनाइजेशन बड़े लंबे समय से काम करता है। हमने जब अभी कृष्णा इंगळे साहब से बात की तो उनका ये कहना था कि धम्म क्रांति इसका बड़ा इंस्पिरेशन है, बड़ी प्रेरणा में आता है। साहब, आप कहाँ से? चंदन चावरिया, नागपुर। चावरिया जी, आपका संगठन में क्या पद है? मैं अभी यहाँ जिला सचिव हूँ, नागपुर जिला के। अच्छा। और इस संगठन से मैं 35 साल से जुड़ा हूँ। कैसा देखा आपने इस संगठन को 35 सालों में? 35 साल में खुद मेरे पे अन्याय हुआ था कि मैं एक सफाई कामगार समाज से आता हूँ। जब मैं वरिष्ठ लिपिक था तो मुझ पे पदोन्नति का जब ऑर्डर निकाले उन्होंने, तो मैं शारीरिक विकलांग होने के कारण फिर भी लोगों ने मेरा बुल्ढाना ट्रांसफर कर दिए। अच्छा। और इस पे बुल्ढाना ट्रांसफर मुझे पारिवारिक और खुद की तकलीफ से मैं बहुत वंचित हुआ।
तो साहब ने मुझे तुरंत मेरी समस्या को समझा और उन्होंने तुरंत मेरा ऑर्डर नागपुर रिटर्न किया। जी और उसी की तरफ प्रभाव होकर मैं इंगड़े साहब के साथ आज उनके साथ कंधे से कंधा लगा के इस संगठन में काम कर रहा हूँ। और भी जो भी भाई हमारे जो जिस पे अन्याय होता है राज्य कर्मचारी को, हम उनको प्रेरणा देकर उनके जो भी रुकावट होती है, उनमें कोई भी तकलीफ होती है, हम उनको पुनः निवारण करने के लिए उनके इंगड़े के साथ बाबा साहेब का जो विचार है, बाबा साहेब का जो मार्गदर्शन है, उनकी जो विचारधारा है, उसका कितना प्रभाव देखते हैं आप कास्ट ट्राइब कर्मचारी महासंघ? बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जो चरित्र के बारे में जो मैंने अनुभव किया है कि उन्होंने संघर्ष जो किया है इस समाज को एक संगठित बनाने के लिए, समाज को विकास की ओर बढ़ाने के लिए उन्होंने रात दिन मेहनत किया। और इस संगठन में जब बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन लिया, उसके बाद सारा समाज उनके साथ जुड़ गया और एक नई दिशा, एक नई क्रांति पैदा हो गई। जी आपका परिचय है? मैं राजकुमार रंगारी। जी, संगठन में आपका क्या भूमिका बनती है? मैं कास्ट ट्राइब कर्मचारी संगठन का जिला अध्यक्ष करके जी मेरा पद है। जी, अगर आप ये बताना चाहे कि कास्ट ट्राइब कर्मचारी महासंघ आज भी क्यों जरूरी है, तो उसकी क्या आवश्यकता बनती है, उसकी क्या प्रासंगिकता बनती है? कास्ट ट्राइब कर्मचारी महासंघ ये क्यों रहना चाहिए जी, क्योंकि जब तक के पिछड़ा समाज उनको लास्ट तक के यानी न्याय जब तक के नहीं मिलेगा तब तक के कास्ट ट्राइब कर्मचारी महासंघ काम करेगा। क्योंकि अभी तक के अगर देखा जाए तो हर कार्यालय में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है कि जो पिछड़े जो समाज जो होता है, जैसे SC ST OBC जो भी है, तो इनके ऊपर में जैसे ट्रांसफर के बारे में या उसको निलंबन के बारे में जो उनके ऊपर में अन्याय अत्याचार होता है, तो हमारा संगठन उनके पीछे खड़ा होके उनको न्याय दिलाता है और वो न्याय दिलाता है, यही कास्ट ट्राइब का काम है। जी, आप समझिएगा कि हम लोग इस समय जो ये बातचीत कर रहे हैं कास्ट ट्राइब कर्मचारी महासंघ के साथ और इन संगठन के पदाधिकारियों से जब बातचीत कर रहे हैं तो एक बात तो समझ में आती है कि बाबा साहेब का जो अन्य अलग अलग क्षेत्रों में जो काम रहा है, उन सारे कामों को लेकर लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन इस काम में प्रेरणा मूलतः बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार आता है और धम्म क्रांति का प्रभाव जो है वो भी दिखाई देता है। हम धम्म क्रांति के प्रभाव को इसलिए भी समझते हैं कि ये नैतिक मूल्यों की शिक्षा की बात है, ये मानवीय मूल्यों के रक्षा की बात है और मानवीय मूल्यों की रक्षा कर्मचारी इस तरह से करता है कि उस पर होने वाले अन्याय अत्याचारों के खिलाफ उस खड़ा होता है अपने संगठन को लेकर और उसे एक न्याय की प्रक्रिया में लेकर चलता है। हम कृष्णा इंगले साहब के साथ जाकर इस बातचीत को भी पूरा करेंगे। इंगले साहब, हमने जैसे धर्मविजय साहब से बात की, उनका तो ये कहना था कि भाई संगठन अब महाराष्ट्र से बाहर भी काम करता है और ऑल इंडिया लेवल का एक ऐसा एकमात्र संगठन है कि जो संगठन कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ता है। हम आपसे एक बात ये समझना चाह रहे हैं कि कास्ट ट्राइब कर्मचारी महासंघ अगर सिर्फ कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर काम करता है या फिर कास्ट ट्राइब कर्मचारी महासंघ अपने साथ कोई और भी मुद्दे जोड़ता है जो सामाजिक सशक्तिकरण के होते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के होते हैं, बच्चों के अधिकार के मुद्दे होते हैं, क्या इन मुद्दों पर भी कास्ट ट्राइब कर्मचारी संगठन काम करता है? देखिए जी, एक आपके बात ध्यान में लाता हूँ जी, वो ये है कि मैंने आपको रानू सिरसाट का एग्जाम्पल बताया, उसके बाद में सुशीला नाम का पिक्चर आपने देखा होगा, वो एक शिक्षिका थी, उस पर अन्याय हुआ था। वो बाद में कोल्हापुर में एक सिनेमा के टॉकीज में ब्लैक मार्केटिंग, जब मैं उससे मिला तो बोले मुझे कोई प्रोटेक्शन की आज जरूरत नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी नौकरी छोड़ चुकी हूँ, मुझ पे बलात्कार हुआ है, तो आप मेरे जो बहनें हैं, मेरे जो भगिनी है, उनको आप मदद करो। वो बहुत बड़ा असर मेरे मुझ पे हो गया। आज करीब करीब मैंने इस 50 साल में 3 लाख के ऊपर केसेस हैंडल किया है। आपको मालूम है अविनाश पांडे MLA था, आरमुगम कलेक्टर थे,
और फिर भी आर्मुगम को कलेक्टर ने मारा था। उस वक्त मैंने 2.5 लाख का मोर्चा निकाला था, और मोर्चा निकालते वक्त उसकी वायरलेस की कॉपी मैंने राजीव गांधी तक पहुंचने तक की थी, और शंकरानंद साहब थे केंद्रीय मंत्री, उसके तक पहुंची थी। तब जब वो वायरलेस की कॉपी राजीव गांधी के हाथ में पड़ी, तब मुकुल वासनिक सामने थे, जोर से चिल्लाए, हे मुकुल, ये क्या है तुम्हारा महाराष्ट्र में? तुम्हारे दोस्त ने कलेक्टर को मारा शेड्यूल कास्ट के? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मेरे हाथ में वायरलेस है बोले। तब पी चिदम्बरम राज्य मंत्री थे, वो उसकी सस्पेंशन की ऑर्डर निकाल रहे थे, तब उन्होंने बोला उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी केसेस मैंने हैंडल की है जी। अभी हम तो इस बातचीत को पूरा करना चाहेंगे, और इस बात के साथ पूरा करेंगे कि आप कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघ की ओर से धम्म क्रांति की इन 66 सालों का मूल्यांकन कैसे करते हैं? ये इस धम्म क्रांति को आप देखते कैसा है? धम्म क्रांति की वजह से हमको ये प्रोत्साहन मिला है, उसमें क्या आप किस नजरिए से देखते हैं बाबा साहेब की इस एक्टिविज्म को, ये जो गतिविधि है? देखिए, मैंने आपको बताया 12-13 फरवरी 1938 में जब बाबा साहब ने जो भाषण दिया है जी, जो मार्गदर्शन किया है, आज तक वो वैसा मार्गदर्शन किसी ने नहीं किया, और उसी मार्गदर्शन को लेकर कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघ आगे बढ़ा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हम इस समय बातचीत कर रहे थे कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघ के साथ। आपको बताएं कि इस समय 66 सालों का धम्म क्रांति का एक छोटा सा आंकलन ये आपके पास पहुंचा रहे हैं। ये अलग अलग खंड है जो इस समय कार्यरत हैं बाबा साहेब की उसी प्रेरणा के साथ। हमने आपको जोड़े रखा है 66 साल के इस मूल्यांकन के साथ जो धम्म क्रांति का मूल्यांकन आता है। हम आप सबों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपने अपने इस व्यस्त समय से हमारे लिए वक्त निकाला और हमसे बातचीत की। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलेंगे आगे और हम वहाँ मिलेंगे आपके साथ जहाँ इस बात को हम और आगे बढ़ाएंगे और किसी और संगठन से आपकी भेंट कराएंगे।